वेलकम बैक एवरीवन। ये पार्ट 3 है एमएससी एंट्रेंस लाइफ साइंसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। दो पार्ट हम क्वेश्चंस के एमसीक्यू सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। ठीक है, लिस्ट वन दी हुई है और लिस्ट टू दी हुई है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। और ये कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको यूज करके हमें करेक्ट आंसर बताना। तो लिस्ट वन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ लार्वा दिए हुए हैं। लिस्ट टू के अंदर ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन सा लार्वा है या फिर कौन सा लार्वा किस ऑर्गेनिज्म का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें से कि इन ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पे किसका लार्वा है, तो ग्लोचिडियम लार्वा है, बाइटनेरिया, टोर्नेरिया, एम्फीब्लास्टुला, ट्रोकोफोर लार्वा। तो सबसे जो अगर हम एक सिंपल बात करें तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा हमेशा साइकोन का होता है। डी का यहाँ पे 5 होगा और डी का 5 जो है वो सिर्फ दो ऑप्शंस के अंदर है। ठीक है, डी का 5 क्या है, दो ऑप्शंस के अंदर है। तो ये दो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, यहाँ से कट हो जाएंगे। तो अब हमें देखना है यहाँ पे ए एंड बी ऑप्शंस में से, और इसमें से अगर हम देखें जो ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन में यहाँ पे जो ए एंड बी ऑप्शन है इसके अंदर दोनों के अंदर ही ए का 4 है। यानी कि ए क्या है, यहाँ पे ग्लोचिडियम है एंड ग्लोचिडियम किसका लार्वा है, एक मोल्यूस्क यानी कि यूनियोबाइवोल का ये लार्वा है। तो ये एक हो गया, यानी कि ये दोनों के अंदर अगर ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि ये जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे अब क्या बच गया है, यहाँ पे हमें ये पता है कि ये डी का 5 है, यहाँ पे ये डी का 5 है एंड ए का 4 है। इसके बाद अगर हम बात करें बाइटनेरिया लार्वा है, टोर्नेरिया या फिर ट्रोकोफोर लार्वा है, ये किसके लार्वे है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें कि बाइपिनेरिया लार्वा किसका होता है, बाइपिनेरिया लार्वा जो है ये इकाइनोडर्म्स का होता है, यानी कि ये इकाइनोडर्म्स में यहाँ पे एग्जांपल है एस्ट्रियाज यानी कि स्टारफिश का। तो बी का यहाँ पे 1 होगा, बी का 1 होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बी का 1 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। और भी मैच कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है टोर्नेरिया लार्वा। टोर्नेरिया लार्वा जो है ये होता है हेमिकोडेट्स का लार्वा, यानी कि ब्लेनोग्लोसस का ये लार्वा है। और जो ट्रोकोफोर बच गया है ये किसका है, नियंथिंस यानी कि नैरिस का लार्वा। तो ये लार्वे हैं और ये इन ऑर्गेनिजम्स के लार्वे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ए का जो है ये है फोर्थ, ए का फोर्थ है एंड इसके बाद बी है, बी का 1 है, ए का 4 बी का 1 है। टोर्नेरिया लार्वा जो है इसका यहाँ पे सी का 2 है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा डी का 5 है एंड लास्ट यहाँ पे ई ट्रोकोफोर जिसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी, बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैंडरसन हैजलवेच इक्वेशन। ठीक है, हैंडरसन हैजलवेच इक्वेशन इनमें से कौन सी, इन चार ऑप्शंस में से कौन सी है। तो इन अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लोग लोग 10 होता है यहाँ पे, एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे होता है कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। तो यहाँ पे पीएच जो है एसिडिटी है बफर सॉल्यूशन की, पीकेए जो है ये है नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ के ए। इसके अलावा के ए क्या है, यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, के है कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है और ए लगा हुआ तो यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इसके अलावा एच ए जो है, एच ए कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड है एंड ये कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस है, ये जो लगा हुआ साइन ये कंसंट्रेशन का हो गया। तो यहाँ पे ये जो है ये इक्वेशन इन ऑप्शंस में से किस में से मिलेगी, ये मिलती है, हमें देखना है कि यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है, इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पे ये कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड।
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हेडरसन हेजलबैच इक्वेशन जो है ये सी है, यानी कि पीएच इजिकल टू पी के प्लस लोग, और इसके अलावा यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर सी होगा, सी यहाँ पे हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन है। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे भी। और इसके अलावा ऐसे भी आ सकता है कि ये इक्वेशन है, इसके अंदर ये जो के है ये क्या है, ये पीएच है ये क्या है, और यहाँ पे जो है ये ना दिए हो, ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि यहाँ पे क्या आएगा एंड इस पोजीशन पे क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लैंड्स फाउंड ऑन द एजेस ऑफ द आईलिड्स, ठीक है, आईलिड्स के एज के ऊपर ये ग्लैंड्स पाई जाती है एंड हेल्प्स टू कीप द कॉर्निया सरफेस मोइस्ट आर कॉल्ड, एंड ये क्या करती है, कॉर्निया सरफेस को मोइस्ट रखने में हेल्प करती है। इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, सेरेमिनियस ग्लैंड, जेस ग्लैंड, या फिर सुडोरिफिक ग्लैंड, या फिर मेइबोमियन ग्लैंड, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर यहाँ पे होता है डी, मेइबोमियन ग्लैंड जो होती है ये, अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें, लैक्रिमल ग्लैंड हो गई, कंजक्टिवा हो गया, एंड यहाँ पे ये ग्लैंड पाई जाती है मेइबोमियन ग्लैंड। एंड इसमें अगर हम देखें इस लेयर के अंदर, तो यहाँ पे सबसे बाहर जो लेयर होती है एक ऑयल लेयर होती है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट म्यूकस लेयर होती है, एंड अंदर ये हो गया कॉर्निया, यानी कि इस सेक्शन को अगर हम कट करके देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, कॉर्निया हो गया, यहाँ पे कॉर्निया हो गया, इसके बाद म्यूकस लेयर होगी, वाटरी लेयर होगी, एंड सबसे बाहर में ऑयल लेयर होती है, ठीक है, सबसे बाहर में क्या होगी, ऑयल लेयर होती है। तो ये जो ग्लैंड होती है ये एक ऑयल ग्लैंड होती है, ये जो ऑयल लेयर है ये इसी ग्लैंड से सीक्रेट होती है along the edges of the eyelid where the eyelashes are found, ठीक है, जहाँ पे आई लेसेस पाए जाते हैं वहीं पे मिलती है, एंड these glands make oil, ठीक है, ऑयल बनाती हैं, that is an important part of the eyes tear, ऑयल जो है ये आई टीयर्स की जो उसकी आई टीयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और ये जो ऑयली लेयर है इज आउटसाइड ऑफ द टीयर फिल्म, टीयर फिल्म के ये आउटसाइड होती है, दैट कीप्स टीयर फ्रॉम ड्राइंग अप टू क्विकली, जिसकी वजह से टीयर जो है वो जल्दी से सूखता नहीं है। तो ये क्या होती है, मेबोमियन ग्लैंड होती है, जो कि एक तरह से ऑयल ग्लैंड है या फिर ऑयल सीक्रीट करती है टीयर्स के बाहर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टेमिक आर्चेज इन फ्रॉग आर डिराइव्ड फ्रॉम विच ओर्टिक आर्च, ठीक है, सिस्टेमिक आर्च जो है फ्रॉग के अंदर किस ओर्टिक आर्च से डिराइव होती है। लाइक हमने ओर्टिक आर्चेस के बारे में उनके हार्ट के जो है हमने डिस्कस किया था कि कैसे हार्ट का इवोल्यूशन होता है एंड कैसे ओर्टिक आर्चेस की मॉडिफिकेशन होती है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो ओटिक आर्चिस है यूजुअली 6 होती है, लेकिन ये नंबर जो है घटता बढ़ता रहता है। तो फ्रॉग के अंदर क्या होता है, फ्रॉग के अंदर यहाँ पे पूछा गया है कि सिस्टेमिक आर्च जो है वो कहाँ से डिराइव की जाती है। तो फ्रॉग के अंदर जो सिस्टेमिक आर्च है ये फोर्थ ओटिक या फिर फोर्थ पेयर से, या फिर फोर्थ जो ओटिक आर्च का पेयर है वहां से डिराइव की जाती है, ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ आएगा। इसके अलावा जो थर्ड पेयर होता है, थर्ड पेयर जो है ये कैरोटिड बनाता है, ठीक है, कैरोटिड आर्च बनाता है ये, एंड फोर्थ पेयर यहाँ पे सिस्टेमिक आर्च बनाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, दैट इज फोर्थ पेयर जो है प्रोक के अंदर ये सिस्टेमिक आर्च इससे डिराइव की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल, ठीक है, नर्व इम्पल जब ट्रांसमिट होते हैं, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड द सेल इज, सेल के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसी होगी। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड बैक नेगेटिव, पहले नेगेटिव थी फिर वो पॉजिटिव होगी और दोबारा से वो नेगेटिव हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड रिमेन्स पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। एंड यहाँ पे है कि पहले पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव होगी और वो रिमेन्स नेगेटिव ही रहेगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव होगी देन नेगेटिव एंड बैक पॉजिटिव होगी। तो हमें यहाँ पे देखना है कि
क्या यहाँ पे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर हम एक कंसेप्ट देखें कि रेस्ट के ऊपर, जब रेस्ट के ऊपर होती है, रेस्ट के ऊपर क्या होती है, अंदर की तरफ यहाँ पे और बाहर की तरफ, हम यहाँ पे बात करते हैं अंदर और बाहर के कोरस्पॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ ज्यादा नेगेटिव होते हैं, मोर नेगेटिव होती है, बाहर की तरफ क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है। और किसके रेफरेंस में, अंदर के रेफरेंस में, ठीक है, इनसाइड के रेफरेंस में आउटसाइड मोर नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले यानी कि नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है रेस्ट के ऊपर, ठीक है। रेस्ट के ऊपर क्या होगी, मोर नेगेटिव आउटसाइड होगी, मोर नेगेटिव आउटसाइड देन द इनसाइड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नेगेटिव होगी, देखो ये फर्स्ट नेगेटिव होगी और फर्स्ट नेगेटिव होगी, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही रेस्ट से, अब ट्रांसमिशन ऐसे नहीं होगा, ट्रांसमिशन कब होगा, जब स्टिमुलस आएगा तभी तो जाके ट्रांसमिट होगा ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, रेस्ट से कोई भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज अब नॉर्मली क्या होता है, पोटेशियम लीकी चैनल होते हैं जो कि लीक होते रहते हैं। अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे स्टिमुलस आएगा, डीपोलराइजेशन यहाँ पे होगी, और वो डीपोलराइजेशन कैसे होगी, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब ये ओपन होने की वजह से जो सोडियम आयंस है, तो यहाँ पे सोडियम आयंस अंदर की तरफ आएंगे, यानी कि इनफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होगा। अब साथ में ही यहाँ पे क्या होता है, सोडियम चैनल जो है वो रैपिडली क्लोज हो जाते हैं, रैपिडली क्लोज हो जाते हैं सोडियम चैनल। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये क्लोज होने के बाद, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ये कैसे हो जाएंगे, ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अब साथ साथ में यहाँ पे कुछ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल होते हैं, पोटेशियम चैनल होते हैं। तो ये पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, एंड पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से यहाँ पे इफ्लक्स होता है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीपोलराइजेशन हो जाएगी। और इसके बाद रीपोलराइजेशन के बाद थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल थे वो भी क्लोज हो जाएंगे। एंड पोटेशियम लीकी चैनल जो है, पोटेशियम लीकी चैनल जो है वो दोबारा से री इस्टेब्लिश हो जाएंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे फर्स्ट यहाँ पे नेगेटिव था, फिर इनफ्लक्स हुआ यहाँ पे सोडियम आयंस का ज्यादा, ठीक है, सोडियम आयंस का ज्यादा हुआ, यानी कि मोर पॉजिटिव हो गया यहाँ पे जब डीपोलराइजेशन हुई। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं, जो एट रेस्ट जो कंडीशन थी डीपोलराइजेशन उसकी उल्टी होगी, यानी कि यहाँ पे अब सोडियम आयंस जो है वो क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल दोबारा से ओपन हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे दोबारा से क्या हो जाएगा, दोबारा से नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो जाएगी। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम चैनल फिर से क्लोज हो जाएंगे, और फिर से यहाँ पे सोडियम लीकी चैनल खुल जाएंगे, जो कि यहाँ पे थे, जो कि क्या कर रहे थे, नेगेटिव जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मोर नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आउटसाइड ये बना के रखते हैं। तो इस वे में पहले पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, और दोबारा से फिर कैसे हो गया, पहले नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हुआ और दोबारा से नेगेटिव हो गया, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव देन बैक नेगेटिव, ठीक है, रिमेन्स पॉजिटिव नहीं रहता है ये। जैसे ही यहाँ पे ये चैनल बंद होते हैं, दोबारा से ये अपनी रेस्टिंग कंडीशन के अंदर आ जाता है, तो वापिस से क्या हो जाएगा, बैक नेगेटिव हो जाएगा। ये जो है ग्राफ के थ्रू भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रेशोल्ड होगी, फिर ये पीक आती है, और ये ऐसे इसका ग्राफ बनता है।
तो इसमें ये थ्रेशोल्ड यूनिट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे सोडियम आयंस चैनल जो है वो खुलते हैं। खुलने की वजह से सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होता है, और इनफ्लक्स होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन होती है। ठीक है, डीपोलराइजेशन यहाँ पे होती है। इसके बाद यहाँ पे ये पीक आने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे रीपोलराइजेशन होती है। तो यहाँ पे सोडियम जो चैनल्स थे वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉरी पोटेशियम चैनल यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस का यहाँ पे इफ्लक्स होता है, और फिर से ये रेस्टिंग स्टेज पे यहाँ पे एट रेस्ट आ जाती है। एट रेस्ट आ जाती है, और यहाँ पे भी क्या थी, एट रेस्ट थी। एट रेस्ट, देन डिपोलराइजेशन, देन रीपोलराइजेशन, एंड देन यहाँ पे एट रेस्ट आ जाती है। इस एक कंडीशन हो जाती है, यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन भी हो जाती है कई टाइम पे, लेकिन यहाँ पे इन कॉमन यहाँ पे यही स्टेज ही चलती है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव होता है, देन पॉजिटिव, एंड देन बैक नेगेटिव हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा ए, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव, then positive, and then back negative. Next question है, in hexose monophosphate shunt the number of carbon dioxide molecule evolved is, number of carbon dioxide molecule जो इवोल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्लाइकोलिसिस के सेम होते हैं, ग्लाइकोलिसिस से कम होते हैं, या ग्लाइकोलिसिस से ज्यादा होते हैं, या तो ग्लाइकोलिसिस से बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो अगर हम एक सिंपली बात करें, ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो है CO2 यहाँ पे नहीं इवोल्व होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर CO2 इवोल्व नहीं होगा, लेकिन ये जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है इसके अंदर होता है। तो ये जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट इज अ सेकेंडरी पाथवे फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज टिश्यूज के अंदर अदर देन स्केलेटल मसल्स। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरा पाथवे होता है ग्लूकोज को ही मेटाबोलाइज करने का, जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है। लेकिन अदर देन स्केलेटल मसल ये होता है इन विच 5 कार्बन शुगर आर सिंथेसाइज्ड एंड NADPH इज प्रोड्यूस्ड विद द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द साइटोप्लाज्म आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो है 5 कार्बन शुगर आर सिंथेसाइज्ड एंड NADPH इज प्रोड्यूस्ड विद द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर तो होता ही नहीं है। ठीक है, वेयर इज देयर इज नो CO2 प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे इस पाथवे के अंदर, इन इस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के अंदर जो भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवोल्व होते हैं, वो ग्लाइकोलिसिस से तो ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के अंदर तो होते ही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, मोर देन ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इवोल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स penetrate the inner mitochondrial membrane as derivatives of which one of the following। इस डेरिवेटिव की तरह ये क्या करते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। ऑप्शंस है यहाँ पे, कार्निटाइन, सियालिक एसिड, कोएंजाइम ए, या फिर स्फिंगोसिन। तो इनमें से अगर ऑप्शंस में से देखें हम यहाँ पे, तो ए ऑप्शन जो है एज कार्निटाइन ये पेनिट्रेट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए है। कार्निटाइन फैरीज फैटी एसिड्स अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कार्निटाइन है ये कैरी करता है फैटी एसिड्स अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंड इसके अलावा पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए वन कार्निटाइन ऑर्थो palmitoyl transferase 1 is associated with the outer mitochondrial membrane। ठीक है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है। इट लिंक्स अ मीडियम और लॉन्ग चेन फैटी एसिड फ्रॉम अ फैटी असाइल को एंजाइम ए टू फ्री कार्निटाइन इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लिंक करता है यहाँ पे मीडियम या फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ, एंड फ्रॉम फैटी एसाइल को कोएंजाइम ए, एंड ये फिर क्या कर देता है, टू फ्री कार्निटाइन, और कार्निटाइन यहाँ पे फ्री हो जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर।
तो जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड पेनिट्रेट करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की एज कार्निटाइन डेरिवेटिव की तरह। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे चार यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स के नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये यहाँ पे डायग्राम है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गया, यहाँ पे ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं कुछ। यहाँ पे चार कॉम्प्लेक्स जो है 1 2 3 4 ये कॉम्प्लेक्स है। वन कॉम्प्लेक्स जो है ये होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है। एंड कॉम्प्लेक्स 3 जो है ये होता है ये होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो थर्ड ये हो जाएगा। एंड साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज या फिर साइटोक्रोम ऑक्साइडेज ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे हो गया है। ये हो गया यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। तो 2 ऑप्शन जो है इन दो के अंदर है, तो ये 2 आंसर कट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 1 इस एक के अंदर है, तो ये राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, बी जो है ये राइट आंसर होगा। तो इसके अंदर सीक्वेंस क्या हो जाएगा 2 1 4 3। ये सीक्वेंस यहाँ पे क्या है 2 देन 1 देन 4 एंड देन 3। ये चारों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स किसने प्रपोज किया था? क्रिक एंड वाटसन ने, पोलिंग एंड कोरे ने। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है नारेनबर्ग या फिर खोराना ने या फिर स्कूग एंड मिलर ने। तो सिंपली सी इसका आंसर है ये एक जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का किसने प्रपोज किया था? तो ये पोलिंग एंड कोरे ने प्रपोज किया था। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है अ पर्सन ऑब्जर्विंग प्रोलॉन्ग्ड फास्ट विल एक्सक्रीट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन यूरिन। एक कोई भी पर्सन है जिसे जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहा है और तो उसके यूरिन में से क्या एक्सक्रीट होने के चांसेस है? फैट, अमीनो एसिड्स, एल्ब्यूमिन या फिर कीटोन बॉडीज, इनके अंदर से क्या यहाँ पे उसके यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होगा। तो जब कोई भी पर्सन फास्ट करता है उस टाइम पे ग्लूकोज जो है वो अनअवेलेबल रहती है। द बॉडी स्टार्ट्स यूटिलाइजिंग अक्यूमुलेटेड फैट। तो बॉडी क्या करती है जो फैट इकट्ठी हुई हुई है बॉडी के अंदर उसको यूज करना स्टार्ट कर देती है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म इट प्रोड्यूस्ड कीटोन्स। एंड जब फैट मेटाबॉलिज्म होता है तो कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं विच अल्टीमेटली इंक्रीज द ब्लड कीटोन लेवल, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड कीटोन लेवल इंक्रीज हो जाता है। These are excreted out by kidney through the urine। एंड ये किडनी से एक्सक्रीट हो गए यूरिन के थ्रू क्या हो जाते हैं एक्सक्रीट होते हैं। हाई लेवल्स लीड टू डिहाइड्रेशन एंड चेंज द केमिकल बैलेंस ऑफ द ब्लड। एंड ये अगर इसका कीटोन बॉडीज का बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाता है तो ये डिहाइड्रेशन कोज कर देते हैं एंड केमिकल बैलेंस जो है ब्लड का उसको भी ये चेंज कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि कीटोन्स या फिर कीटोन बॉडीज जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स स्पेशली कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन कोजेस। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं ये कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन। तो इनकी अगर हाइपर सिक्रेशन हो, ये अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहे हो तो क्या कोज होगा? एडिसन डिजीज या तो एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम, कुसिंग सिंड्रोम या फिर टेस्टिकुलर फेमिनिजेशन। तो इनमें जब हाइपर सिक्रेशन होती है ग्लूकोकोर्टिकोइड की तो ये कोज करती है कुशिंग सिंड्रोम। ये कुशिंग सिंड्रोम ये कोज करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। अभी कुशिंग सिंड्रोम के बारे में अगर हम देखें, ये एक नॉन कैंसरस यानी कि बिनाइन ट्यूमर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, located at the base of the brain, produced an excess amount of ACTH। ये क्या करता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की एक्सेस अमाउंट प्रोड्यूस करता है which in turn stimulate the adrenal
ग्लैंड टू मेक मोर कोर्टिसोल, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और वो ज़्यादा कोर्टिसोल बनाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, जैसे कि ये यहाँ पे सिम्टम्स इसके दिखाए हुए कि इसने वेट गेन कर लिया है, थिन आर्म्स हो जाती हैं, लेग्स हो जाती है, अराउंड फेस हो जाता है, इंक्रीज फैट अराउंड द बेस ऑफ द नेक, नेक के अराउंड जो है यहाँ पे ज़्यादा फैट इंक्रीज हो जाता है, फैटी हम्प बिटवीन द शोल्डर्स एंड ईजी ब्रूजिंग, यहाँ पे एक हम्प सा नजर आता है, वाइड पर्पल स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं मेनली ऑन द एब्डोमन, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स जो है ये बन गए हैं एब्डोमेन के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर, हिप्स एंड अंडर आर्म्स, एंड इसकी मसल्स भी वीक होती। तो ये सब क्या है, ये सब सिम्टम्स हैं फूसिंग सिंड्रोम के। एक और डिजीज होती है एडिसन डिजीज, ये भी एक एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, सीरियस एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर होता है ये, जिसके अंदर बॉडी कांट प्रोड्यूस इनफ ऑफ द टू क्रिटिकल हार्मोन, जो दो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन होते हैं, दैट इज कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, वो सिक्रीट नहीं कर पाते, तो ये एडिसन डिजीज के अंदर होता है। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।